हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट बोलते हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत परिपथ तथा मापन। तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये किरचॉफ का नियम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो चाहे थ्योरी में पूछा जाए या फिर आंकिक प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाए, आता जरूर है। मतलब इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, ये हर हाल में आपको पढ़ना है। आइए तो आज के कक्षा का शुभारंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने किसी भी जटिल वैद्युत परिपथ के अंदर, जटिल यानी आपने देखा होगा वैद्युत परिपथ जो है बहुत खतरनाक होती है, उसमें कई शाखाएं होती हैं, कई रेजिस्टेंस होते हैं, कई क्या नाम है विभव लगे होते हैं, यानी कभी कई सेल लगे होते हैं। तो उसमें धारा को फाइंड करना है, धारा को मापना है, धारा को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए किरचॉफ ने 1842 में दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। एक बोला जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको और भी नाम से जाना जाता है धारा का नियम या फिर जंक्शन का नियम भी बोला जाता है। जंक्शन का मतलब होता है संधि का नियम, जंक्शन मतलब संधि। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस नियम को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है संधि का नियम, यानी जंक्शन बोल सकते हैं इसको, जंक्शन का नियम, या फिर ये इंग्लिश वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं संधि। क्या लिख सकते हैं? संधि का नियम, या फिर धारा का नियम, धारा का नियम। ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो क्या लिखेंगे? संधि का नियम या फिर धारा का नियम। लेकिन कभी कभी जो इंग्लिश वर्ड है वो हिंदी में एज इट इज लिख के आ जाता है, यानी हिंदी में बोल दिया जाता है जंक्शन का नियम। क्या? जंक्शन का नियम। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, संधि का नियम और धारा का नियम। अब यहां पर ये संधि क्या होती है, जंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जंक्शन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा चौराहा, यानी ऐसा स्थान, ऐसा बिंदु जिस पर दो से ज्यादा रास्ते आके जुड़ रहे हो या वहां से निकल रहे हो। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो ये कोई स्थान है, ठीक है, यहां से एक रास्ता ये इस तरीके से, ये देखिए, ये आके इस पे मिल रहा है, एक रोड है, ये इस पे मिल रहा है आके, एक रोड इस पे जाके ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। ठीक है ना। तो जब किसी स्थान से या किसी बिंदु से दो से ज्यादा रास्ते यानी रूट निकल रहे होते हैं या आकर मिल रहे होते हैं, तो उस बिंदु को, उस स्थान को जंक्शन बोला जाता है, यानी संधि बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग भौतिक विज्ञान यानी वैद्युत परिपथ के अंदर भी लागू करेंगे। जैसे मान लो कि कोई आपका वैद्युत परिपथ है, ये इस तरीके से, ये फिर यहां से आपका एक और वैद्युत परिपथ, एक और ब्रांच यानी शाखा जुड़ गई, ये आर है, ये आर है, फिर मान लीजिए एक और जुड़ गई इस तरीके से, ये भी आर है। तो देखिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां देखिए एक शाखा ये जुड़ी हुई है, एक शाखा ये जुड़ी हुई है, एक शाखा ये जुड़ी हुई है और एक शाखा ये जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु से इतनी शाखाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इस बिंदु को बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे या फिर जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। इस तरीके देखिए यहां पर भी 1 2 3, इसको भी क्या बोलेंगे? संधि। इस तरीके से यहां पर भी, ठीक है, संधि। जहां पर दो से ज्यादा शाखाएं जुड़ती हैं या निकलती हुई दिखाई देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, यानी जंक्शन बोलते हैं। देखिए यहां पर ये बिंदु है ना, 1 2 3 4, चार शाखाएं जुड़ी हैं इससे कि नहीं। अब यहां से देखिए, आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ रही हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस बिंदु से ये शाखाएं निकल रही हैं। दोनों ही भाषा आप
उपयोग कर सकते हैं यहां पर। तो संधि क्या होती है, आपको संधि समझाना जरूरी था, क्योंकि अगर संधि नहीं समझ में आएगा तो आप परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। तो संधि का मतलब किसी वैद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जिससे दो से ज्यादा शाखाएं या तो निकल रही हों या फिर आके जुड़ रही हों, उस बिंदु को संधि कहा जाता है। ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम लोग संधि का नियम या धारा का नियम भी बोलते हैं। धारा का मतलब होता है करंट। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि धारा का नियम क्या है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो पहले आपको हम समझा दें, उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। किरचॉफ ने कहा कि कोई संधि पर, किसी भी संधि पर जो आपका यहां पर ये ब्रांचेस हैं यानी शाखाएं हैं, इसके अंदर मान लीजिए ये आपकी कोई संधि है, हम ये इतना पार्ट बना रहे हैं, पूरी परिपथ नहीं बना रहे हैं, वैद्युत परिपथ हम पूरा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस संधि से जुड़ी हुई जितनी भी शाखाएं हैं उनको बना रहे हैं बस। क्योंकि पूरा डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगा और बनाना भी नहीं। आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर पेपर में आ जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का उल्लेख करें या परिभाषित करें, तो आपको यही डायग्राम बनाना है, यही चित्र बनाना है जो हम बना रहे हैं। ठीक है ना। वो तो हमने परिपथ इसलिए समझा दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या नाम है, शाखाएं क्या है, संधि क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये संधि है और ये शाखाएं हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर करंट ये I1, धारा I1 है, धारा I2 है, धारा I3 है, धारा I4 है और धारा I5 है। आपको पता है ना धारा किसमें बहती है, किसमें प्रवाहित होती है, शाखाओं में, है कि नहीं। तो किरचॉफ ने क्या बोला, किसी भी संधि पर जितनी भी धारा हैं सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। यानी सबको आप जोड़ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आइए अब इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। यहां पर किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि या जंक्शन भी लिख सकते हैं, किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अर्थात समेशन I इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये योग है, ये गणित का एक ऑपरेटर है। ये क्या है, ये किसको दर्शाता है, योग को दर्शाता है। यानी धाराओं का योग क्या होगा, शून्य होगा। इसको आपको जरूर लिखना है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात समेशन I इक्वल टू 0, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ये योग का साइन है, चिन्ह है, धाराओं का इक्वल टू 0। अब यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे अपनी तरफ से, कोई जरूरी नहीं कि आप बुक को फॉलो करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये आपका क्या है, संधि है। ये क्या है, संधि है। ये मान लीजिए इसमें करंट I1 है, ये I2 है और धारा मान लीजिए इधर I3 है, ये I4 है, ये आपका I5 है। ठीक है। अब इसके लिए आइए हम लोग व्यंजक लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी हैं। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है। देखिए किरचॉफ ने क्या बोला था कि इस संधि के ऊपर जितने भी धारा आ रही है या जा रही, सबका बीजगणितीय योग क्या है, शून्य होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो धारा इसके पास आ रही है वो कैसा लेंगे हम लोग, धन मतलब पॉजिटिव लेंगे, और जो धारा इससे दूर जा रही है वो कैसा लेंगे,
नेगेटिव लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम साइन इसको, इसका जो एरो इसको चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। इसका एरो मैं ऐसे बना रहा हूँ, I1 और ये I2, सॉरी, ठीक है। अब याद रखेंगे इस संधि की तरफ, इस संधि की ओर जो धारा आ रही है उसको हम लोग धनात्मक लेंगे, यानी पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जो इस संधि से दूर जा रही है उसको कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे। क्योंकि आप अभी जब इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत परिपथ में देखेंगे धाराएं कैसी बह रही हैं, उनका प्रवाह कैसा हो रहा है, तो आप देखेंगे किसी संधि पर कुछ धारा आ रही होगी और किसी संधि पर कुछ धारा दूर जा रही होगी। तो दोनों ही कंडीशन में आपको आई का जो मान है, यानी धारा का जो मान है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वो लिखना पड़ेगा आपको। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां समझते हैं। ये संधि है, संधि की तरफ अगर धारा आ रही है तो इसको धनात्मक लेंगे, और अगर दूर जा रही है तो इसको ऋणात्मक लेंगे। देखिए I1 जो है, यानी I1 मतलब करंट, धारा, ये देखिए इस संधि की पास आ रही है ना, पास आ रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में। फिर ये देखिए I2 भी इसी की तरफ आ रही है ना, इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए I3 दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस I3 लिखेंगे, फिर प्लस। I4 देखिए दूर जा रही है, इसको भी किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, I4। फिर देखिए I5 भी दूर जा रही है, तो इसको भी किस में लिखेंगे, माइनस I5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप समझ पा रहे होंगे सर यहाँ पे आपने माइनस लगाया, प्लस लगाया, आप डायरेक्ट माइनस लिख देते। तो देखिए ये मैथ्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान का ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि किरचॉफ ने क्या बोला था, सभी धाराओं का जो बीज गणितीय योग, योग का मतलब प्लस, तो हमको सबके बीच में प्लस का पहले चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए I1 संधि के पास आ रहा है तो प्लस हो गया, यहाँ पे I2 भी आ रही संधि के पास तो भी प्लस। I3 देखिए संधि से दूर जा रही है तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। I4 संधि से दूर जा रही है, माइनस में। I5 संधि से दूर जा रही है, माइनस में। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया, इस तरीके से व्यंजक को लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, आप देखिए जो निगेटिव वाले हैं उनको हम इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कि जब आपका कोई टर्म इधर से इक्वल को उधर जाता है या उधर से इधर आता है तो साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये I1 था पहले से ही, I2 था, अब देखिए इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को हम इस व्यंजक के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग, देखो I1 प्लस I2 क्या योगी तो है ये, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो एक बार फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम जंक्शन का नियम बोलते हैं, संधि का नियम यानी धारा का नियम बोलते हैं। किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर कुल धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, समेशन I इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके आधार पर भी हम इसको परिभाषित कर चुके हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर होता है, समान होता है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो इस पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश पर क्यों आधारित है, आपको पता है कि यहाँ पर हम धारा की बात कर रहे हैं। धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह के समय दर को धारा कहते हैं। यानी धारा क्या है, आवेश ही तो है, आवेश का प्रवाह होना धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। इसी वजह से
जो आवेश है, जो करंट है वो क्या आवेश है, तो हम बोलेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पे धारा की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे आवेश, क्योंकि जो धारा होती है वो आवेश ही तो होती है। आइए अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। अब हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप का नियम अथवा विभव का नियम देखेंगे। यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, किस नाम से, लूप का नियम या फिर विभव का नियम। स्टूडेंट्स, आपको ये नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे वो पूछे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विभव का नियम क्या है या लूप का नियम क्या है, तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। या फिर आपका देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग को टिक करना होता है, तो उसमें बोला जा सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम इनमें से कौन सा है। अब उसमें दे दे कि धारा का नियम, विभव का नियम या फिर कोई और भी नियम लगा के दे दे। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप कैसे उस पर टिक करेंगे। तो इसी वजह से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग लूप का नियम या फिर विभव का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। क्या बोला गया है, बंद लूप का मतलब बिल्कुल बंद। अब जरूरी नहीं है कि ये आयताकार हो, वर्गाकार हो, ये आपका वृत्ताकार भी हो सकता है, या आपका त्रिभुजाकार भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि जो लूप है, लूप वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब ये वृत्ताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो बनावट पे आपको नहीं जाना है, बस क्या याद रखना है कि जो लूप है वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन, उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी होना चाहिए। प्रतिरोध नहीं होगा तो आप विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर तो जीरो आएगा। जैसे मैं बोल दूं कि ये कोई आपका बंद लूप है, अब बताइए यहाँ पे विभवांतर कितना है, जीरो। क्योंकि जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, प्रतिरोध ही नहीं है, तो वहां पर हम विभवांतर कितना निकालेंगे, आएगा नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं होता है यानी प्रतिरोध नहीं होता है, तो उस लूप का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए, हमने यहाँ पर एक वैद्युत परिपथ बनाया है, इसके अंदर दो लूप है। देखिए, एक ये वाला बंद लूप और एक ये वाला बंद लूप है। इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं, इसको नंबर 2 कर दे रहे हैं। ये एक बंद लूप है और दूसरा एक ये बंद लूप है। तो इसमें हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी व्यंजक प्राप्त करने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में कुल विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। विभवांतर आप समझ पा रहे होंगे, विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। यानी देखिए, यहां पर कुछ विभव होगा, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, तो यहां पर भी विभव होगा। ये देखिए सेल लगा हुआ है, यहां पर भी विभव होगा, यहां पर भी प्रतिरोध है, यहां पर भी विभव होगा। तो इन सब का जो बीज गणितीय योग होगा, यानी इनके विभवांतर का जो बीज गणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आइए इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में कुल विभवांतर का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसको किससे लिखा जाता है, समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, एक इसका चिन्ह है, इसका मतलब है कि योग का चिन्ह है, योग हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा वी मतलब विभवांतर, विभव। इसका मतलब होता है अंतर। क्या होता है, इसका मतलब अंतर होता है। तो विभव का अंतर, विभव। वी मतलब वोल्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, वी फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल। और हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। वी का मतलब है विभव, वी का मतलब है विभव, इसका मतलब है अंतर, तो ये हो जाएगा विभवांतर। तो डेल्टा वी मतलब विभवांतर। तो विभवांतर का जो योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए,
आपकी बुक में शायद ये जो 2 पॉइंट हमने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट को जब तक हम नहीं समझेंगे तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके ऊपर जो भी आंकिक प्रश्न आएंगे वो आप हरगिज नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में, यानी आपका आंकिक प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो इसको समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब तीर, देखो यहां पर एक आपका लूप ये है, एक लूप ये है, आपको अपने मन से तीर बना लेना है ऐसे राउंड में, जैसे आप इस तरीके से बना लो या फिर इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन बना लो। चलो हमने इस तरीके से बना लिया है, उसी तरीके से इसमें भी बना ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। क्या बोला गया है, जब तीर सेल अथवा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर पहले आए तब विभव कैसा लेंगे, धनात्मक होगा। देखो यहां पर ये आपका तीर है, तीर, अब इसका जो ये हेड है सिर, देखो ऐसे आ रहा है ना, तो पहले ये निगेटिव पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर पहले निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव, तो जब निगेटिव आएगा तो यहाँ का जो विभव है यानी E1, यहाँ का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कैसा होगा, धनात्मक। अगर पहले आए निगेटिव, देखिए ये आपका तीर है ना, ये एरो, अब ये एरो आगे बढ़ रहा है तो पहले निगेटिव आएगा ना, तो अगर पहले निगेटिव पड़े तो इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो विभव होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि पहले अगर ये धनात्मक पड़ता, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल पड़ता, तब क्या करते, तब हम लोग क्या करते, माइनस में लिखते। किसमें लिखते, माइनस में, यानी पलट जाएगा। अगर निगेटिव पड़ेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, इसका मान पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर आपका पॉजिटिव पड़ेगा तो इसका मान माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो इसकी वैल्यू प्लस में, प्लस अगर पहले आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में। क्लियर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जब तीर तथा धारा की दिशा समान है तब विभव माइनस में होगा। मतलब अब यहां आपकी बात हो चुकी है, ये सेल की बात हो चुकी है, अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहां से आप खुद देखिए, ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा गोल गोल ऐसे, चाहे आप इधर से बनाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टफ है कॉन्सेप्ट, लेकिन समझना होगा कि जब ये ऐसे रोटेट करेगा, देखिए घूम रहा है ऐसे, अब देखिए तीर की दिशा किधर, इधर है, और ये जो धारा है, ये जो धारा है इसकी भी दिशा किधर है, इधर ही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, समान दिशा में है। देखिए इधर कहां गया, ये तीर भी इधर ही जा रही है और धारा भी इधर ही जा रही है। तो जब दोनों धारा और तीर की दिशा समान हो तो यहाँ का जो वोल्टेज आएगा, यहाँ का जो विभव आएगा, उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, माइनस में। और यहाँ का विभव कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ की जो धारा होगी उसको यहाँ के प्रतिरोध से गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे धारा कितनी आ रही है, I2 आ रही है, और यहाँ का प्रतिरोध कितना, R2 है, तो लिखेंगे I2 इंटू R2। यहाँ की धारा, ये जो I2 है ना, यहाँ पे आ रही है, तो इस I2 को इस वाले प्रतिरोध से गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, विभव निकल के आएगा। तो ये जो विभव है वो कैसा होगा, माइनस में होगा। कैसे पता, मैंने बताया ना कि जब तीर की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो यहाँ का ये जो विभव आएगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। क्लियर हो रही है बात। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हो तो कैसा होगा, अगर विपरीत दिशा में हो तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो आइए लूप, इसको सॉरी इसको सेकंड कर लेते, इसको फर्स्ट, क्योंकि पहला नहीं है। आइए लूप फर्स्ट में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर लूप एक में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, ठीक है, दूसरा नियम लगाने जा रहे हैं लूप फर्स्ट में। तो देखिए इस हिसाब से आपने एरो बनाया ऐसे, ये देखिए एरो पहले एरो देखिए, तो पहले क्या पड़ रहा है यहाँ पर, सेल में देखेंगे, सेल में देखेंगे और प्रतिरोध में, दो जगह देखना होता है, सेल में और प्रतिरोध में। तो सेल में देखेंगे तो देखिए पहले निगेटिव पड़ रहा है ना, पहले निगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E1। ठीक है, इसका काम हो चुका है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐसे बढ़िए आगे। तो देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो देखिए ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे, जब ये ऐसे घूमेगा तो देखिए फिर से सेल पड़ रहा है इसमें, इस वाले लूप में देखिए फिर से सेल आ रहा है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो पहले ये
प्लस वाला पड़ेगा कि माइनस वाला? तो आप देख पा रहे हैं, देखिए ऐसे ये प्लस वाला पड़ेगा, प्लस वाला पड़ेगा। तो जब प्लस वाला आएगा तो क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ये कंफ्यूजन है थोड़ा, आपको समझना है इसको, क्योंकि ये आपके बुक में है नहीं, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर अंकित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, तो देखिए ऐसे घूमेगा तो पहले क्या आएगा? प्लस वाला आएगा। तो जब प्लस वाला आए तो इसकी वैल्यू किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माइनस में। चलिए इसका भी काम हो चुका है। अब आइए इस प्रतिरोध में जितने भी पैरामीटर हैं सबके हम साथ देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक सेल इधर था, एक सेल इधर था, तो हमने दोनों में देख लिया। अब प्रतिरोध बचा हुआ है, प्रतिरोध यहाँ पर भी देखेंगे। ये देखिए अब ये आगे जा रहा है, तो दिशा किधर है? इधर है। और धारा की दिशा, ये धारा, ये दिख रहा है आपको, ये धारा, धारा की दिशा भी किधर है? इधर ही है। दोनों समान दिशा में। तो मैंने बोला था जब समान दिशा में होंगे तो यहाँ का जो विभव होगा, यहाँ का जो विभव होगा वो कैसा होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ का विभव कैसे निकालते हैं? तो यहाँ की धारा कितनी? I2 है। धारा कितनी? I2 है। और यहाँ का प्रतिरोध कितना? R2 है। इन दोनों को गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या होता है? विभव होता है। तो यहाँ से विभव कितना आएगा? I2 R2 आएगा। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम इसको देखेंगे कि दिशा कैसी है। तो देखो तीर की दिशा इधर है और धारा की दिशा भी इधर है, दोनों समान दिशा में है, तो इसलिए कैसा होगा? माइनस में होगा। समान दिशा में होंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस I2 R2 हो जाएगा। इसका भी काम हो गया। अब इधर आओ, अब देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे तो रोटेट कर रहा है। ये थोड़ा सा मिटा दे इसको, साफ कर दे इसको। देखिए ऐसे तो रोटेट कर रहा है ना आपका, ये ऐसे था, ऐसे गया, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ से धारा की दिशा इधर, तीर की दिशा इधर है, तीर की दिशा इधर, तीर की दिशा इधर, और धारा भी देखिए ये धारा I1 है ना, वो इधर ही तो आ रही है। ये जो I1 है, I1 वो भी इधर ही तो आ रही है ना, इधर देखिए ऐसे आ रही है, और तीर की दिशा भी इधर है। तो यहाँ पर भी दोनों की दिशा क्या है? समान है। और जब दिशा समान है तो आपको पता है कि माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ का विभव क्या होगा? तो आपको पता है विभव क्या होता है? यहाँ की धारा और यहाँ का प्रतिरोध दोनों को गुणा कर दो, तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, तो इक्वल टू क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने लूप वन में ये अप्लाई कर दिया है। अब लूप 2 में क्या होगा? तो लूप 2 में आप अप्लाई करके देखिए। इसको मिटा दे रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो, साफ सुथरा डायग्राम हो। ठीक है, अब देखिए हम लूप 2 में अप्लाई करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें। ऊपर वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब ये लूप 2 है। लूप 2 में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करने जा रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं लूप 2 में। तो अब देखिए यहां से कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहले सेल को ही देखें, आप प्रतिरोध को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप देखेंगे यहां से, ये देखिए धारा ये आ रहा है ना, ये देखिए। तो जब ये आगे आएगा तो पहले सेल का ये निगेटिव वाला पड़ेगा कि पॉजिटिव वाला पड़ेगा? तो आप बोल रहे हैं कि सर पहले देखिए इधर ये से आएगा तो पहले निगेटिव वाला पड़ेगा। तो जब निगेटिव वाला पड़ेगा तो आपको पता है हमेशा क्या लेंगे? इसको प्लस में लेंगे। जब निगेटिव पड़े तो किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो E2 को किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। प्लस में लेंगे, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, इसका काम हो चुका है। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो देखिए धारा आपके ऊपर जा रही है, धारा ऊपर जा रही है, ऐसे देखिए जा रही है ना। तो देखिए तीर की दिशा इधर और धारा की भी दिशा इधर, दोनों समान दिशा में है। देखिए समान दिशा में है दोनों। तो जब समान में होंगे तो क्या चिन्ह लगाया जाता है? माइनस। और यहाँ का विभव क्या होगा? तो आपको पता है विभव क्या होगा? इन दोनों को इससे गुणा कर दो, यानी I3 इंटू R3 कर दो, I3 इंटू R3 कर दो। ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब आइए इस वाले में क्या बचा हुआ? ये बचा हुआ है अभी सर, R2 भी बचा हुआ। ठीक है, फिर ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो देखिए इसकी दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, इसकी बात हो रही ना। अब तो यहाँ पे देखिए तीर की दिशा ये है और धारा की दिशा ये है, यानी तीर इधर जा रही है और धारा आपकी इस दिशा में जा रही है। तो देखिए दोनों विपरीत दिशा में ना, तो जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो यहाँ का जो विभव होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। जब विपरीत दिशा में होंगे तो धनात्मक, और जब समान दिशा में होंगे तो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। तो देखिए विपरीत दिशा में है तो यहाँ का जो विभव होगा कैसा होगा? धनात्मक होगा। और विभव कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे कौन धारा आ रही है? I2 आ रही है। क्या आ रही है?
I2, तो I2 को इस वाले प्रतिरोध से गुणा कर दो, तो I2 इंटू R2, काम हो गया। इसको भी हम लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, और कुछ बचा नहीं, अब कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी है कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप लिखेंगे ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। यह पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपको पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। इसका मतलब देखो ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जैसे मान लो कि प्रारंभ में जितनी ऊर्जा है तो पूरा काम होने के बाद भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो पहले आपकी गतिज ऊर्जा है, अब वो स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे, प्रारंभ में देखेंगे और बाद में जब देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर भी है कि ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी द्वितीय नियम में इस लूप के अंदर जो भी ऊर्जा प्रारंभ में है वही ऊर्जा बाद में भी रहेगी, ठीक है ना। जो ऊर्जा प्रारंभ में है वही ऊर्जा बाद में भी रहेगी। वो अलग बात है कि ऊर्जा का रूप बदल सकता है, ऊर्जा का रूप बदल सकता है, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हैं, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है कि जितनी ऊर्जा प्रारंभ में थी उतनी ऊर्जा बाद में भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। कैसे पता कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको हम लोग विभव का नियम भी बोलते हैं, पोटेंशियल का नियम भी बोलते हैं। और जो विभव होता है, विभव क्या है, एक ऊर्जा ही तो है। विभव क्या है, इस सेल का विभवांतर, सॉरी इस सेल का विभव है। ये विभव क्या करता है, आवेश को यानी धारा को परिपथ के अंदर प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। तो विभव क्या आपका ऊर्जा है। अगर वहां से ना समझ में आए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से V = W/Q आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां से देख सकते हैं विभव किससे संबंधित है, कार्य से, और कार्य क्या है, एक ऊर्जा ही तो है। तो हम बोल सकते हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लास कैसी लगी, यानी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।